हेलो फ्रेंड्स। सोचिए आपके पास एक समंदर है। ये समंदर है डेटा का, जहां पे कि लाखों रोज करोड़ों डेटा पॉइंट्स है और आपका मैनेजर आपके पास आता है और कहता है जस्ट टेल मी व्हाट हैज हैपेंड। यही जॉब है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का, जो कि आपके डेटा को एनालाइज करके बताता है व्हाट हैज हैपेंड। अगर हम बात करें तीन मेन पिलर्स की जो कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को बनाते हैं, तो वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मेजर ऑफ शेप। आज हम समझेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में और सब्सीक्वेंट सेशंस में हम समझेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड मेजर ऑफ शेप। चाहे आप एक्सेल यूज कर रहे हो, पाइथन, टैब्ल्यू, पावर बीआई या कोई भी और विजुअलाइजेशन टेक्निक, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आपको समझाता है डेटा की लैंग्वेज। ये देता है वो समरी जो कि आपका फर्स्ट स्टेप है डिसीजन मेकिंग के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो आइए आज हम सीखते हैं कैसे रॉ डेटा से पावरफुल इंसाइट जनरेट किया जाता है, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग को पहुंचा देगा नेक्स्ट लेवल पर इससे पहले कि हम समझें व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पहले हम एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मतलब एनालिसिस ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड। आपकी सेल्स फिगर क्या थी, उसके बेसिस पे हिस्टोरिकली क्या ट्रेंड था, आपके स्कूल का रिजल्ट क्या था, उसके बेसिस पे आपके प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को एडमिशन उस स्कूल में लेना चाहिए या नहीं, आपकी सप्लाई चेन कॉस्ट क्या थी और क्या आपको रिक्वायरमेंट है अपनी सप्लाई चेन कॉस्ट कम करने की, और ऐसे ही बहुत से डिसीजंस जो कि डेटा के बेसिस पे हैं और वो आपको बताते हैं कि हिस्टोरिकली क्या हुआ था और उसके बेसिस पे आप फ्यूचर डिसीजन लेते हैं। ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स सबसे पहला बेस है प्रेडिक्टिव और प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के लिए। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को करने के बहुत से तरीके हैं। जो लोग एक्सेल में मास्टर हैं वो पिवट टेबल यूज करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ग्राफ, चार्ट्स बनाना बहुत ही कॉमन बात है। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स जैसे कि पावर बीआई, टैब्ल्यू और बहुत से अदर टूल्स डेटा विजुअलाइजेशन और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को बना देते हैं बहुत आसान। मार्केट में बहुत से ऐसे टूल्स भी अवेलेबल हैं जहां पे कि आपको कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड्स मिल सकते हैं और ये डैशबोर्ड आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग और नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का पर्पस क्या है? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मेन पर्पस है प्रेडिक्टिव और प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को इजी और फिजिबल बनाना। तो आइए समझते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का पहला पिलर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब भी हम किसी डेटा को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हमको यह आंसर देना होता है कि सेंट्रल बिहेवियर क्या है, इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, और यही है सेंट्रल टेंडेंसी। इसके मोस्ट कॉमनली यूज्ड तीन मेथड्स हैं और आई एम श्योर आपने सुने भी होंगे, मीन, मोड, मीडियन। इन तीन के अलावा भी कुछ और पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे सेंट्रल टेंडेंसी डिफाइन की जाती है, जैसे कि परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स एंड डेसाइल्स। पहले समझते हैं मीन, मोड, मीडियन क्या होता है। मीन यानी कि एवरेज, मतलब टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। यही होता है मीन, यही होता है एवरेज और यही है सबसे कॉमनली यूज्ड फंक्शन सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए। पर मीन की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपके डेटा के अंदर आउटलायर्स हैं तो मीन उससे इंपैक्ट होगा और वो डेटा पूरी तरह से स्क्यूड कर देगा। जैसे कि अगर आपके 5 फ्रेंड्स की सैलरी 30,000, 50,000, 60,000, 70,000 एंड 5 लाख है, तो 5 लाख इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर एक आउटलायर है जो कि पांचों फ्रेंड्स की एवरेज सैलरी को स्क्यू कर देगा और आपको मिलेगा एक बहुत ही डिफरेंट नंबर फ्रॉम द एक्चुअल एवरेज ऑफ योर अदर 4 फ्रेंड्स। इसलिए कभी-कभी मीन आइसोलेशन में मिसलीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मीडियन, जो कि है सेंट्रल वैल्यू ऑन अ सॉर्टेड डेटा सेट। यानी कि सेंट्रल वैल्यू अगर आपका डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो। मीडियन फंक्शन आउटलायर्स या फिर स्क्यूड डेटा से लीस्ट इंपैक्टेड होता है। अगर आपके 5 फ्रेंड्स की सैलरी 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 और 5 लाख है, तो इस केस में आपका मीडियन होगा 50,000, क्योंकि वो है सेंट्रल वैल्यू इन द 5 डिफरेंट डेटा पॉइंट्स। अगर आपके नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ऑड हैं
तो आपका सेंट्रल वैल्यू यानी कि मीडियन होगा n+1/2th टर्म। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो आपका मीडियन होगा एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2+1th टर्म। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मोड। मोड का सिंपल मतलब है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अगर आपके पास कुछ नंबर है 1 1 2 2 2 3 3, तो इसके अंदर 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस डेटा पॉइंट का मोड है 2। तो होप आपको तीनों के तीनों बेसिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड और मीडियन समझ में आ गए होंगे। आइए समझते हैं इनको एक्सेल में कि किस तरह से आप इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर विद एक्सेल फॉर्मूलाज। आइए समझते हैं मीन, मोड, मीडियन को किस तरह से हम एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ डेटा सेट है जिसमें कि नंबर्स हैं 1 200 to 900, जिसमें कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, और मेरे पास एक एक्सट्रीम वैल्यू है 1 लाख। आप देख सकते हैं मेरे पास 1 और 1 लाख एक्सट्रीम वैल्यूज हैं जिनको कि मैं कह रहा हूं यहाँ पे आउटलायर्स। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे यूज करना होगा इक्वल टू एवरेज, और मुझे सिलेक्ट करना होगा पूरा का पूरा डेटा। और जब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो आप देखेंगे मेरा एवरेज आ रहा है 10,400, जो कि मेरे ऑलमोस्ट नंबर्स 200 to 900 के बीच में जो है उसके आसपास भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मेरा मीन इंपैक्ट हो रहा है आउटलायर 1 लाख की वजह से। और इससे आप समझ सकते हैं कि मीन ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है सेंट्रल टेंडेंसी का, क्योंकि ये इंपैक्ट हो सकता है आउटलायर्स वैल्यू से। अगर आपको मोड निकालना है, जैसे कि हमने कहा था, मोड आप निकाल सकते हैं विद मोस्ट रिकरिंग वैल्यू। मोड निकालने के लिए आपको लिखना होगा मोड डॉट SNGL, यानी कि सिंगल। तो आपको सिंगल मोड निकालना है और उसके बाद आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना पूरा का पूरा डेटा। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे आंसर आया है 500, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 500 ही यहां पर रिपीट हो रहा है, जो कि मोस्ट रिकरिंग वैल्यू है। और लास्ट है मीडियन। उसके लिए आप लिखिए मीडियन, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट कीजिए सारी की सारी वैल्यूज, और जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप देखेंगे कि आपका आंसर आया है 500। वो इसलिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास है 10, और मीडियन के फॉर्मूले के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है n/2th टर्म यानी कि 5th टर्म, और n/2+1 यानी कि 6 टर्म का एवरेज, जो कि है 500 और 500, और इनका एवरेज भी आएगा 500। तो इस तरह से एक्सेल में आप मीन, मोड और मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं और जानते हैं कि अगर आपको एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस समझना है अगेंस्ट मल्टीपल स्टूडेंट्स, या फिर आपको एक प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस समझना है अगेंस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो ये आप कैसे निकालेंगे। और इस चीज को निकालने के लिए ही आपके पास अवेलेबल है परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स एंड डेसाइल्स। परसेंटाइल यानी कि आप अपने डेटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। अगर 85 परसेंटाइल पे कोई डेटा पॉइंट है तो इसका मतलब यह है कि वो 85% से बेटर है। अगर आपने कैट का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर परसेंटाइल स्कोर दिया जाता है। किसी स्टूडेंट का अगर परसेंटाइल 99% है तो इसका मतलब यह है कि उसका स्कोर 99% कैंडिडेट से बेटर है। आइए देखते हैं कि आप परसेंटाइल को एक्सेल के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है जो कि 15 डेटा पॉइंट्स हैं, 1 से लेकर 30 तक रैंडम नंबर्स लिए हैं। अगर मुझे इनका परसेंटाइल निकालना है, मान लीजिए मैं 85th परसेंटाइल निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे लिखना होगा परसेंटाइल, और आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिए पूरा का पूरा और लिखिए 0.85, जो कि है 85th परसेंटाइल। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो देखेंगे आंसर आता है 24.7। भले 24.7 इस डेटा के अंदर नहीं है, लेकिन 24.7 ये इंडिकेट कर रहा है कि 24.7 से नीचे 85% वैल्यूज हैं। नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है डेसाइल। डेसाइल कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने डेटा पॉइंट्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ध्यान दीजिए, परसेंटाइल के अंदर आपने अपने डेटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, जबकि डेसाइल के अंदर आप इसको इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। डेसाइल के अंदर D1 होता है लोएस्ट 10%, D5 होता है मीडियन 50%, और D10 होता है हाईएस्ट 10%। आइए देखते हैं डेसाइल को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल फाइल के अंदर। अगर मुझे डेसाइल निकालना है तो उसके लिए कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको यहां पे परसेंटाइल ही लिखना होगा। डेटा सेलेक्ट कीजिए, और अगर मुझे निकालना है 6th डेसाइल तो उसके लिए लिखूंगा मैं 0.6 और ब्रैकेट क्लोज।
और आप देखेंगे 15.8 मेरा 6th डेसाइल है, यानी कि 60% डेटा 15.8 से कम है। और इस सीरीज में लास्ट है क्वार्टाइल, जिसमें कि आपको अपने डेटा सेट्स को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। Q1 25th परसेंटाइल, Q2 मीडियन, Q3 75th परसेंटाइल और Q4 100% ऑफ द डेटा। क्वार्टाइल्स को यूज किया जाता है रैंकिंग एम्प्लॉइज, स्टूडेंट की रैंक्स या फिर सेगमेंटिंग कस्टमर बेस। आइए देखते हैं कि क्वार्टाइल्स को आप एक्सेल में कैसे मेजर कर सकते हैं। क्वार्टाइल निकालने के लिए मेरे पास सेपरेट फार्मूला है और मैं उसके लिखूंगा क्वार्टाइल, और मैं निकाल सकता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वार्टाइल, और मैं निकालना चाहता हूं यहां पे थर्ड क्वार्टाइल, तो उसके मैं लिखूंगा .3। जैसे आप 3 लिखेंगे 21 थर्ड क्वार्टाइल है, यानी कि 75% डेटा 21 से कम है। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं परसेंटाइल में 50 परसेंटाइल निकालूं तो वो मेरे मीडियन के बराबर होगा, जो कि 10 है। और अगर मैं मीडियन निकालूं तो मीडियन मेरा 10 ही है। सिमिलर वे में अगर मैं 5th डेसाइल निकालूंगा तो मेरा 5th डेसाइल भी मीडियन के इक्वल ही होगा, और क्वार्टाइल में मेरा 2nd क्वार्टाइल मीडियन के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से परसेंटाइल, डेसाइल और क्वार्टाइल हम निकाल सकते हैं, और मीन, मोड, मीडियन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इन सबको एक्सेल के अंदर अपडेट किया है, और ये एक्सेल फाइल मैंने अपडेट की है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, या आप देख सकते हैं इसको पिन कमेंट्स के अंदर भी। और ये एक्सेल फाइल आपको हेल्प करेगी अगर आपको कोई भी एनालिसिस करना है फॉर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डाउनलोड कीजिए एक्सेल फाइल, अपडेट कीजिए अपना डेटा सेट और यूज कीजिए फॉर्मूले जो मैंने अपडेट किए हैं इस एक्सेल फाइल के अंदर। तो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा जो मैंने आज कवर करने का ट्राई किया है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एग्जाम या फिर थ्योरी तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस के अंदर भी, जैसे सैलरी बेंचमार्किंग, सेल्स एनालिसिस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या फिर स्कोरिंग इन एग्जाम्स। इन सब चीजों में ये मेजर्स बहुत ही प्रीडोमिनेंटली और वेहेमेंटली यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस की। फाइनली, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स की जर्नी में मेरे साथ जुड़ना और इजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट समझना, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि अंडरस्टैंड कर सके डेटा एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट इन अ इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। Signing off for now. Have a good day. Take care of yourself. Happy learning.